नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपके जीवों में विभिन्नताएं, जनन के प्रकार, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन हम देखने वाले हैं। लैंगिक जनन में भी हम पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन और मानवों के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ के साथ हम चर्चा करेंगे जनन स्वास्थ्य की। आज की इस क्लास में हम किस टॉपिक की बात करेंगे? तो लैंगिक जनन, जिसमें पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन को मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट से हम क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करने वाले हैं। तो देखिए कि जो आपके लैंगिक जनन है वे क्यों जरूरी है। अलैंगिक जनन की बात हम पहले की क्लास में कर चुके हैं कि क्या होता है, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, लेकिन जो लैंगिक जनन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और साथ के साथ जो आपके पुष्प होते हैं क्या वो भी लैंगिक जनन करते हैं। तो ये दो कॉम्पिटेंसी हम इस पार्ट से आज डेवलप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन को इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में क्या होता है, दो विपरीत लिंगी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जनन में भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंगी से मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, एक नर और एक मादा, मेल और फीमेल, वो इस जनन के अंदर भाग लेंगे और दो विपरीत लिंगी में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक बनते हैं, ये युग्मक आपस में मिलते हैं और फिर जाके एक बच्चा जो है, एक नई संतति वो बनती है। अब कैसे ये पूरी प्रोसीजर होती है इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले लैंगिक जनन क्या है। तो जब दो विपरीत लिंगी एक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। देखिए, नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर व मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए इसमें समाहित होता है। अब डीएनए कैसे मिलता है, आपने इस बात को सुना होगा कि जो है तुम्हारे कान मम्मी जैसे दिखते हैं, तुम्हारी नाक पापा जैसी है। कुछ ऐसे लक्षण आपने अपने अंदर देखे होंगे या सुने होंगे कि तुम अपने मम्मी जैसे दिखते हो, पापा जैसे दिखते हो। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो, जब हम बात करते हैं कि जब एक बच्चा बन रहा होता है तो नर से नर युग्मक आते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा में क्या बनते हैं, मादा युग्मक। तो एक नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलके एक संरचना बनाते हैं जिसको हम कहते हैं युग्मनज। तो देखिए, जो आधे गुणसूत्र होते हैं वो पापा से और आधे गुणसूत्र मम्मी से, दोनों मिलते हैं एक बच्चे को, यानी कि एक युग्मनज बनता है जिसको हम कहते हैं जायगोट। अब यहां से आधे गुणसूत्र आ रहे हैं, यहां से आधे गुणसूत्र आ रहे हैं और दोनों मिलके यहां पर एक नॉर्मल गुणसूत्रों की संख्या वही हो गई, यानी कि पुनर्स्थापित हो गई जो एक कोशिका के अंदर होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि मानवों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो नर युग्मक है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, मादा युग्मक होता है उसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं, आधे आधे दोनों से मिले और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई। तो यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, पुनर्स्थापित हो गई, किसके, इस नई संतति के अंतर्गत। अब देखो क्या होता है, ये जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने हुए हैं, डीएनए के बने हुए हैं। यानी कि जो डीएनए है वो क्या हो गया, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये हो गया आनुवंशिक पदार्थ जो मम्मी और पापा दोनों से आता है एक बच्चे के अंतर्गत। तो यहाँ पर जीवों से प्राप्त डीएनए समाहित होता है किसमें, एक नई संतति के अंतर्गत। क्लियर सभी को। अब हमारे दिमाग में ना एक सवाल उठता है, क्या कि हमने जब अलैंगिक जनन देखा तो वो जीवों के अंदर हो रहा था, कैसे जीवों के अंदर हो रहा था ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन फिर ये लैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी जब अलैंगिक जनन हो ही रहा था। तो
तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जब अलैंगिक जनन हो रहा है तो क्यों ये लैंगिक जनन की आवश्यकता है? तो देखो, इस पिक्चर से आप क्या समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं उनमें विभिन्नताएं हैं, यानी कि सब एक जैसे नहीं है, सब में क्या है, वेरिएशंस है। ठीक है, तो लैंगिक प्रणाली की इसीलिए आवश्यकता है, लैंगिक जनन प्रणाली की, क्योंकि लैंगिक जनन से क्या होता है, विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब विभिन्नताएं प्राप्त होंगी, इसी की वजह से ही क्या होगा, विकास होगा। अब देखो, अलैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था ना कि अगर विभिन्नताएं प्राप्त नहीं होती तो विकास भी नहीं होता। तो विकास करवाना है, इवोल्यूशन होना जरूरी है, इसीलिए विभिन्नताएं जरूरी है। विभिन्नताएं कैसे आएंगी, इसी लैंगिक जनन प्रणाली से तो आएगी। तो यहाँ पर ये जितने भी व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं उन सब में कुछ ना कुछ वेरिएशंस है, यानी कि हम सब एक जैसे नहीं दिखते हैं, हम सब अलग अलग है, सबके अंदर अलग अलग गुण हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कुत्तों की भी या किसी दूसरे जानवरों की भी, तो उनकी भी अलग अलग प्रकार की नस्ल होती है, नहीं होती है, उनमें भी अलग अलग लक्षण हमें देखने मिलते नहीं मिलते। तो वही क्या है, आपके लैंगिक जनन की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्नताएं चाहिए। किस लिए चाहिए, विकास के लिए चाहिए जी। आई कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर देखिए एक बार कि विभिन्नताएं प्राप्त होती है जो विकास के लिए जरूरी है, इसीलिए लैंगिक जनन प्रणाली आवश्यक है। नई प्रजातियों की उत्पत्ति में जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब विकास कैसे होगा, जब विभिन्नताएं मिलेंगी तभी विकास हो पाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, लैंगिक जनन किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्लियर सभी को? अब आगे देखिए, हम बात करने वाले हैं कि लैंगिक प्रणाली में होता क्या है। तो देखो, लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है। किसका? युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। तो देखिए, विशिष्ट अंगों में विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है। ये जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। ये क्या है आपके, ये जो युग्मक है ना, वो जनन कोशिका है। देखो, दो प्रकार की कोशिका होती है, एक तो होती है जनन कोशिका और दूसरी आपकी होती है कायिक कोशिका। जनन कोशिका से तो क्या होगा, इन युग्मकों का निर्माण, यानी कि जो शुक्राणु है या अंडाणु है उनका निर्माण होता है, जो कि एक नए जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम है। लेकिन दूसरी आपकी होती है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्या होती है, जो शरीर के और अंगों का निर्माण करती है, वो आपके कायिक कोशिका होती है। अब देखो, ये जो जनन कोशिका होती है ना, पहले इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, यानी कि n होती है। ठीक है, n नर युग्मक में और n मादा युग्मक में। ये कैसे प्राप्त हुई है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। दो प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक क्या है, ये मात्र कोशिका। मात्र कोशिका जब पुत्री कोशिका में विभाजित होती है तो आपके क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जनन कोशिका है उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, आधी आधी। लेकिन जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, वही जो गुणसूत्र है वो पुनर्स्थापित हो जाएंगे, यानी कि आधे ये रे आपस में मिलके क्या बनाएंगे, 2n स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं युग्मनज, जायगोट कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पर, इनमें कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, आधी रह जाती है। डीएनए की मात्रा भी आधी, तभी तो आधा डीएनए की प्राप्ति मम्मी से होगी, आधे पापा से होगी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये प्राप्त होता है। अर्धसूत्री विभाजन समझ में आ गया कि एक मात्र कोशिका से जब पुत्री कोशिकाएं बनेंगी तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। ठीक है, दो भिन्न जीवों की युग्मक कोशिकाओं के युग्मन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। देखो क्या होता है, ये मान लीजिए नर युग्मक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, आधी, यानी कि n। ठीक है, मतलब मैं इसको लिख सकती हूं 23। अगर हम
मनुष्य के अंदर की बात करें तो। दूसरा है आपके पास क्या, मादा युग्मक, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है, n, ठीक है, यानी कि ये भी 23। अब क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले, इन दोनों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन, जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, किसे कहते हैं, कैसे होता है। अब यहां पर जो संरचना बनती है ना, उसको हम कहते हैं युग्मनज, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जायगोट, ठीक है, जायगोट कहा जाता है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो होगी 2n, यानी कि 2 गुणा n नंबर कितना है 23, तो कितनी हो गई गुणसूत्रों की संख्या 46। तो इस युग्मनज के अंदर जो गुणसूत्र है उनकी संख्या पुनर्स्थापित हो गई, ठीक है। अब इस युग्मनज में क्या होगा, इस तरीके से विभेदन और विदलन होगा और उससे क्या होगा, एक पूरे नए भ्रूण का निर्माण हो जाता है, एक एम्ब्रियो बन जाता है। अब वो भ्रूण जो है वो माता के गर्भ में विकसित होता रहता है और एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। के लिए सभी को यहाँ पर कि इसके लक्षण क्या है, कैसे युग्मकों का निर्माण होगा, तो इसमें कौन कौन से युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। अब देखिए, संतति में गुणसूत्रों की संख्या तथा डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है, यानी कि क्या हुआ, n और n मिले 2n बन गया। युग्मनज वृद्धि व परिवर्तन द्वारा नए जीव में विकसित हो जाता है, तो अब विदलन होगा, विभाजन होगा और एक पूरा एक नया बच्चा जो है वो यहाँ पर बन जाता है। क्लियर हुई नहीं हुई बात, यहाँ पर ये बात आई समझ में, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, क्लियर। दूसरा, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये क्लियर। तीसरा, इसके लक्षण क्या है, ये क्लियर। अब चलिए आगे बात करते हैं हम कि अति सरल संरचना वाले जीवों में ये जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, इनकी आकृति व आकार में कोई ज्यादा विशेष जो है भिन्नता नहीं होती, यानी कि अंतर नहीं होता। लेकिन जब हम बात करें मनुष्यों की, उच्चतर प्राणी है, यानी कि जटिल संरचना वाले जीवों में जनन कोशिका एक अपेक्षाकृत बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है। अब बात करेंगे कि कौन सी जनन कोशिका बड़ी है और कौन सी जनन कोशिका छोटी है। तो देखो, जब हम बात करते हैं नर जनन कोशिका की, किसकी बात करते हैं, नर जनन कोशिका की जब बात की जाती है तो ये अपेक्षाकृत छोटी होती है, ठीक है। और मादा जनन कोशिका जो होती है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत बड़ी, ठीक है, अपेक्षाकृत क्या होती है, बड़ी होती है। अब देखो, ये जो नर जनन कोशिका है ना वो गतिशील होती है। इसको कैसे याद रखोगे कि एक जो मेल है वो फीमेल के पीछे जाएगा, यानी कि जो शुक्राणु है वो ही अंडाणु के पीछे जाएंगे, ठीक है। और ये जो होती है इसमें क्या होता है, इसके पास पोषण भंडार होता है। तो एक जो बच्चा विकसित होगा ना उसके लिए भी पोषण की जरूरत होगी, नहीं होगी, होगी ना। तो उसको पोषण देने का काम कौन करती है, ये मादा जनन कोशिका। जब ये निषेचित हो जाती है तो फिर उस भ्रूण को विकसित होने के लिए जो भी पोषण चाहिए वो इसी के द्वारा प्राप्त होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो जनन कोशिका होती है वो 2 प्रकार की, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक नर के अंदर, मादा युग्मक मादा के अंदर, ठीक है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करते हैं नर युग्मक की। ये अपेक्षाकृत क्या है, छोटी है और अधिक गतिशील है। अगर हम बात करें मानवों की, यानी कि मनुष्यों की हम बात करें, तो मनुष्यों में जो नर युग्मक होता है वो क्या है, आपके शुक्राणु है, ठीक है, स्पर्म सेल है। ये जो आपको यहाँ पर संरचना दिख रही है वो किसकी है, एक शुक्राणु की है। अगर हम बात करें मादा युग्मक की तो वो बड़ी होती है और उसके पास भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। और ये जो मादा युग्मक है, अगर बात करें मानवों की, हम मनुष्यों की, तो फीमेल जो मानव है उसके अंदर जो जनन कोशिका होती है वो है अंडाणु, एग सेल, ठीक है। क्लियर बात यहाँ पर। ये तो बात हो गई किसकी, युग्मकों की। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किसमें जनन, पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन। तो देखिए कैसे जो है
हमेशा क्या, हम ये बात एक बार सोचिए कि जितने भी पादप है क्या सब में लैंगिक जनन होता है, क्या सब में अलैंगिक जनन होता है, या कुछ में लैंगिक और कुछ में अलैंगिक होता है? सोचने वाली बात है। तो देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा विकास ऐसे ही नहीं हुआ कि सीधे हम ही आ गए। बहुत सारी थ्योरीज जब हम पढ़ते हैं विकास की तो हम पाते हैं कि धीरे 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 विकास हुआ है। ऐसे ही पादपों का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि ये पुष्पीय पादप आ गए, धीरे धीरे ये भी क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं। तो देखो, अगर हम बात करें कि इनका विकास कैसे हुआ है, तो देखो, पहले आपके आए क्या, थैलोफाइटा, फिर आपके आए ब्रायोफाइटा। सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये क्या है आपके, यहां पर ये जो पादप है उनका विकास है। तो सबसे पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। इन्हीं के अंदर क्या आते हैं, पुष्प आते हैं, और जिनके अंदर पुष्प है उन्हीं में क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। उन्हीं पादपों के अंदर क्या होगा बच्चे, लैंगिक जनन। क्योंकि जो पुष्प है ना, वही एक लैंगिक संरचना है एक पादप की। अब अगर पुष्प स्थित है तो लैंगिक जनन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर सी बात है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसी के यही क्या है, जनन संरचना है। इसी के पास नर युग्मक और मादा युग्मक होंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं ना एक पुष्प की संरचना की, तो देखो यहां पर ये सबसे मध्य वाला भाग जो है, ये है आपके क्या, स्त्री केसर, यानी कि स्त्री जनन अंग है पुष्प का। इसके बाद ये वाली जो संरचना आपको नजर आ रही है, ये क्या है, नर जनन अंग है। ये क्या है बच्चे, नर जनन अंग, जिसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये वाली जो संरचना आपको नजर आ रही है, ये क्या है, पंखुड़ियां दिखती है ना, सुंदर सुंदर फ्लावर में पंखुड़ियां, तो ये क्या है, इनको मिला के हम कहते हैं दलपुंज। ठीक है। और ये जो है नीचे इस तरीके से ग्रीन वाली जो होती है ना, जो कि कलिका निर्माण के समय इस कलिका की रक्षा करती है, जब फूल बनता है तो उसको हम कहते हैं बाह्य दल। ठीक है। अब देखो, यहां पर जो सबसे बीच में आपको नजर आ रही है ना, ये बीच वाली जो संरचना है, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। इसका जो ऊपर ऊपर वाला भाग आपको नजर आ रहा है ना, जो कि अवतरण मंच है, उसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये जो बीच वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर का बीच वाला भाग लंबा, उसको हम कहते हैं वर्तिका। और जो तीसरा आधारी फूला हुआ भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, अंडाशय कहते हैं। ठीक है। और ये तीनों भाग किसके हैं, आपके स्त्री केसर के हैं, जो कि क्या है, एक पुष्प का स्त्री जनन अंग है। अब ये तो जनन अंग है, लेकिन जनन कोशिका कहाँ मौजूद होती है, तो देखो इसी अंडाशय के अंदर उपस्थित है क्या, बीजांड। इस बीजांड के पास होती है अंड कोशिका। इस बीजांड के पास क्या होती है, अंड कोशिका उपस्थित होती है इस बीजांड के अंदर। ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, स्त्री केसर की। अब बात करते हैं नर जनन अंग पुंकेसर की। तो देखो, ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है वो पुंकेसर है। ऊपर वाला ये जो भाग है, इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहा जाता है, परागकोश कहा जाता है। इस परागकोश के अंदर इस तरीके से मौजूद होते हैं परागकण। ये ना द्विपालित संरचना होती है, इस तरीके से दो पालियां होती है इसमें। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ये इस परागकोश के अंदर मौजूद होते हैं परागकण। अब यही परागकण क्या है आपके,
यही परागकण तो आपके नर जनन कोशिका है। जैसे इस बीजांड के अंदर अंड कोशिका है, वो स्त्री जनन कोशिका है। ये परागकण क्या है? नर जनन कोशिका। ठीक है, नर युग्मक। और ये जो लंबा वाला भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? डंठलनुमा भाग। इसको कहा जाता है तंतु या फिलामेंट। तो ये दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं? नर जनन अंग, जिसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पंखुड़ी है, उनको हम क्या कहते हैं? मिला के कहा जाता है दलपुंज, या फिर आप इनको पंखुड़िया भी लिख सकते हो। और ये जो है उनको कहते हैं बाह्य दल। ये क्या करते हैं? बाह्य दल। ये जो है उस कली की रक्षा करते हैं। जब फूल की कली खिलती है ना अपने, तो उस टाइम पे इसकी रक्षा करते हैं। तो ये क्या है? एक पूरे पुष्प की संरचना है। अब इसमें जनन वाले जो भाग है वो कौन से हैं? स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, ये मेन रूप से भाग है जो कि क्या करेंगे? लैंगिक जनन में हिस्सा लेंगे। तो एक बार यहाँ पर इस संरचना को देखिए। ये पुष्प की संरचना है और ये जो जननांग होते हैं वो पुष्प में ही अवस्थित होते हैं। तो देखो, ये जो बीच वाला आपको पूरा नजर आ रहा है वो क्या है? स्त्री केसर। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, ये जो लंबा वाला भाग है उसको हम कहते हैं वर्तिका, और आधारी फूला हुआ भाग अंडाशय। ठीक है, ये जो है ऊपर, ये परागकोश, और ये डंठलनुमा भाग तंतु। ये मिलकर आपके पुंकेसर नरजनन अंग बनाते हैं। ये क्या है? पंखुड़ियां, और ये जो है वो है आपके बाह्य दल। ये क्या है? पुष्प की संरचना है। क्लियर सभी को? यहाँ पर आई नहीं बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है, क्योंकि इनके पास क्या है? नर जनन कोशिका है और मादा जनन कोशिका है। ठीक है, जनन कोशिकाएं इनके पास उपस्थित होती है। तो देखो, ये जो बीच वाला पूरा हिस्सा है ये क्या हो गया बच्चे? आपका स्त्री केसर, स्त्री जनन अंग। ये वाली जो संरचना है आपकी पूरी, इसको हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। अब एक एक करके हम इन संरचना को देखते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर को, कि किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुष्प के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? पुष्प के प्रकारों की। देखो, मैंने जो संरचना बनाई उसमें स्त्री केसर भी बना दिया और पुंकेसर भी बना दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता होगा कि एक ही पुष्प के अंदर दोनों चीजें उपस्थित है हर एक पुष्प में। तो इसी के आधार पर आपके जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक लिंगी पुष्प और दूसरा है आपका उभयलिंगी पुष्प। देखो, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं? जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है, सिर्फ एक लिंग उपस्थित हो। जिस किसी पुष्प में या तो स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर हो। ठीक है, या तो स्त्री केसर हो या फिर पुंकेसर हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर तरबूज का। दूसरा, अगर हम बात करें उभयलिंगी पुष्पों की, उभय का मतलब होता है दोनों। तो जब किसी पुष्प के अंदर पुंकेसर भी मौजूद हो और स्त्री केसर भी मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? जैसे कि आपने कभी देखा है गुड़हल का फूल, उसमें वो लंबा सा निकला रहता है बाहर, तो इस गुड़हल के फूल में पुंकेसर भी उपस्थित है और स्त्री केसर भी उपस्थित है। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन भी है पहले कि उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दीजिए, या फिर जिसमें पुंकेसर है या स्त्री केसर है या दोनों है, ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार यहाँ पर सबसे पहले एक लिंगी पुष्प, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जनन अंग उपस्थित हो, दोनों नहीं हो, सिर्फ एक, उसको हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। उदाहरण पपीता हो गया, तरबूज हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें किसकी? उभयलिंगी पुष्पों की, तो जिसमें स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो, उसको हम कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। अब यहाँ पर उदाहरण क्या ले सकते हैं? गुड़हल का फूल, सरसों का फूल, ये क्या है? आपके उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो ये किसके प्रकारों की बात हो गई? पुष्प के प्रकारों की बात हो गई। ठीक है, आई नहीं बात समझ में? अब हम यहाँ पर देखते हैं किसकी बात?
पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे नर जनन अंग पुंकेसर की। देखो, पुंकेसर में दो भाग होते हैं, कौन कौन से? परागकोश। तो ये जो तुम्हें ऊपर नजर आ रहा है ना, ये पॉलीनुमा संरचना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? परागकोश कहते हैं। अब इन्हीं परागकोश के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? परागकण मौजूद होते हैं। क्या? परागकण मौजूद होते हैं। ये जो परागकण होते हैं ना, वो चिपचिपे होते हैं, है ना? पीले रंग की संरचना होती है परागकण, ठीक है। और ये जो वाली संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्या कहा जाता है? तंतु या फिलामेंट कहा जाता है, जिससे ये पुष्प पे डटे रहते हैं या उसको टिकाए रखते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पुंकेसर। देखिए, नरजनन अंग है जो कि पराग कणों का निर्माण करेंगे। ये जो परागकोश होते हैं, ऐसे द्विपाली संरचना होती है, ऐसे दो पालियां होती हैं। पालियों को जब खोलते हैं तो इसमें अंदर 4 कोष्ठक मौजूद होते हैं, यानी कि चतुकोष्ठकीय संरचना होती है आपके ये परागकोशों की, ठीक है। उसके अंदर मौजूद होते हैं पराग कण। क्लियर सभी को? ये क्या है? आपके पुंकेसर। आगे देखिए, आगे बात करते हैं स्त्री केसर की। ये स्त्री जनन अंग है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। किसके? स्त्री केसर के ये 3 भाग होते हैं। देखो, ये आपको बीच में संरचना नजर आ रही है पूरी। ये जो संरचना है यहाँ पर, ये क्या है आपके? ये जो संरचना है वो है स्त्री केसर की। अब आप ये फूल का डायग्राम देख के बता सकते हो कि ये एकलिंगी या उभयलिंगी? बताओ। देखो, ये फूल में हमें क्या दिख रहा है? स्त्री केसर भी दिख रहा है और ये पुंकेसर भी दिख रहे हैं, यानी कि ये उभयलिंगी पुष्प है। इसमें दोनों ही संरचना है, ठीक है। देखो, ये बीच में जो स्थित है ना, इसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। क्या क्या काम होगा? तो देखो, जब पराग कण आएंगे इस पराग कोश से निकलकर, तो उनको ग्रहण करने का काम कौन करेगी? ये ऊपर वाला भाग वर्तिका। ये वाला जो भाग है वो अवतरण मंच का कार्य करेगी, यानी कि पराग कणों को ग्रहण करेगी, ठीक है, वर्तिकाग्र। अब ये जो लंबी वाली संरचना है, इसको हम कहते हैं वर्तिका। तो ये क्या काम करेगी? जो इन पराग कणों से पराग नली विकसित होती है, उसको रास्ता प्रदान करेगी, ठीक है। और फिर ये आधारी फूला हुआ भाग होता है अंडाशय। ये पराग नली का उस अंडाशय में उपस्थित बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, जिसमें क्या है? अंड कोशिका है। और इस अंड कोशिका को जो नर युग्मक है वो निषेचित कर देता है, ठीक है। ये क्या है आपका? स्त्री केसर। 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। देखिए, वर्तिकाग्र का क्या काम होता है? चिपचिपा शीर्ष भाग है, पराग कणों को ग्रहण करेगा। वर्तिका मध्य लंबा भाग है, पराग नली इसी से होते हुए आगे जाएगी। अंडाशय आधारी फूला हुआ भाग है, जिसके अंदर क्या उपस्थित है? बीजांड, जिसमें अंड कोशिका उपस्थित है। क्लियर? ये है आपके क्या? स्त्री केसर। अब ये जो पराग कण है वो कहां जाएंगे? इस स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक जाएंगे। किस प्रक्रिया के माध्यम से जाएंगे? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार देखिए, अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। अब उस बीजांड में अंड कोशिका है, जब वो निषेचित हो जाएगी तो उसी से ही बीज का निर्माण होगा। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका के निषेचित होने से आपके जो बीज है उसका निर्माण होगा। अब कई फलों के अंदर एक ही बीज होता है, कई फलों के अंदर अनेक सारे बीज बनते हैं। जैसे कि आम है, एक बीज बनता है, लेकिन पपीता है, अनेकों बीज बनते हैं। तो देखो, ये जो अंडाशय वाला भाग होता है ना, फूला हुआ, वो तो क्या करेगा? ये पूरे फल का निर्माण करेगा। ये जो फल आपका बन रहा है, ठीक है। और जो बीजांड है ना उस अंडाशय के अंदर उपस्थित, वो किसका निर्माण करेगा? बीज का निर्माण करेगा। मतलब कि ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, ठीक है। इस अंडाशय में जो बीजांड है ना, इसमें इस तरीके से अंड कोशिका मौजूद है, ये वाली।
इस अंड कोशिका तक जब नरयुग्मक आता है तो आपके बीज बनता है। तो इस बीजांड से तो क्या बन गया, बीज, और इस पूरे अंडाशय से क्या बन जाता है, फल बनता है। क्लियर? चले आगे। आगे देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो परागकण है इनका स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक जाना जरूरी है। अब जाएगा कैसे, खुद के परागकण के पैर तो है नहीं कि चल के चला जाएगा वहां तक, है ना। तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं परागण। इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। तो देखो, परागकणों का किसी ना किसी वाहक के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाना या उसी पुष्प तक जाना आपके परागण कहलाता है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फूल है, इसमें से परागकोश में से परागकण आए और इस जो मक्खी है, मधुमक्खी या तितली, इस तितली के द्वारा या हो सकता है कोई अन्य जीव हो, मक्खी भी हो सकती है, कोई मच्छर हो सकता है, या फिर कोई और दूसरा जीव हो सकता है, जैसे कि सांप भी हो सकता है, छिपकली भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी जीव के द्वारा दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाए, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब देखो, ये परागण की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें ऐसा है क्या कि सिर्फ एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर जाएंगे। अगर मान लो कोई सा उभयलिंगी पुष्प है, उसी में स्त्री केसर भी मौजूद है और उसी के अंदर पुंकेसर भी मौजूद है, तो ये परागकण यहां से यहां भी तो जा सकते हैं ना। तो इसी के आधार पर परागण जो है वो आपके दो प्रकार का होता है। पॉलिनेशन जो है वो आपके दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है स्वपरागण और दूसरा है आपके पर परागण। दूसरा क्या है, पर परागण। देखो, स्वपरागण को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। स्व जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है, खुद का खुद में, यानी कि मान लीजिए एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना, ये आपके कहलाता है स्वपरागण। यानी कि उस पुष्प के पास पूरा स्त्री केसर भी है और ये पुंकेसर भी है, इसी से ही परागकण इसी पर चले गए, इसको हम कहेंगे स्वपरागण। पर परागण को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होगा, एक पुष्प से जो परागकण है, मान लीजिए ये दूसरा पुष्प है, इससे परागकण जो है इस पुष्प की वर्तिकाग्र तक आए तो इसको हम कहते हैं पर परागण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। ठीक है, देखिए एक बार आगे देखिए, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या हो रहा है कि यहां से परागकोश में से परागकण कहां गए, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक गए हैं। ये एक पुष्प है, उसी की वर्तिकाग्र पर गए तो इसको हम कहेंगे स्वपरागण। दूसरा, एक पुष्प से परागकोश से परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना आपके क्या कहलाता है, परपरागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, आई कैन यही बात समझ में, ये क्या है आपके स्वपरागण और परपरागण। देखो, स्वपरागण परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, तो स्वपरागण। परागकणों का, एक पुष्प के परागकणों का किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाना परपरागण कहलाता है। क्लियर सभी को? अब देखिए, ये जो परागण की प्रक्रिया होगी वो किसी ना किसी किसके द्वारा होगी, वाहक चाहिएगा, यानी कि किसी ना किसी चीज के द्वारा ये परागकण जाएंगे। अब देखो, आपको पता है परागकणों के पैर तो है नहीं जो खुद के चले जाएंगे। इनके लिए किसकी जरूरत होती है, ये जो परागण की प्रक्रिया है या तो वो जल के द्वारा संपन्न होती है या हवा के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा। जैसे मान लो क्या होता है, परागकण जो होते हैं ना वो आपके बहुत हल्के होते हैं, है ना, बहुत हल्के होते हैं, उड़ के जो है चले जाते किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक। कई परागकण क्या होते हैं, जल में गिर जाते हैं, फिर वो पानी के साथ बह के किसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा मधुमक्खी वगैरह या तितली वगैरह जो है अच्छी अच्छी पंखुड़ियों को देख के मकरंद लेने के लिए उन पे बैठती है,
फूलों पर, जब वो उन पर बैठती है तो जो परागकण होते हैं वो उनके पंखों में और पैरों में चिपक जाते हैं, क्योंकि ये चिपचिपे तो होते ही हैं। अब ये जब चिपक गए, अब यही कीट किसी दूसरे पुष्प पर बैठेगा तो ये परागकण गिर जाएंगे उसकी वर्तिकाग्र पर। तो ऐसे क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। तो इसमें वाहक क्या है, जल हो सकता है, हवा या कोई भी जीव। अब इसमें जीव में कीट भी आ जाते हैं, मधुमक्खियां या फिर आपके भंवरे या तितलियां या सांप, छिपकली, घोंगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए वाहक की जरूरत होती है। वाहक वायु, जल या प्राणी हो सकते हैं। पहले डायग्राम के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि परागकण हल्के होते हैं, उड़कर इस तरीके से हवा से और किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाएंगे। दूसरा, अगर आप यहां पर देख रहे हो तो एक कीट के द्वारा परागण हो रहा है। अगर इसमें आप देख पा रहे हो तो इसमें क्या होगा, जो परागकण है वो पानी के अंदर गिर जाएंगे और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। इसमें भी क्या हो रहा है, एक चिड़िया के द्वारा ये जो परागकण है वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो ये जो परागण की प्रक्रिया है वो आपके हवा के द्वारा और जो है पानी के द्वारा या जीव के द्वारा हो सकती है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले पुष्प की संरचना देखी है और पुष्प की संरचना में स्त्री केसर, पुंकेसर के बारे में पढ़ा है, परागण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है और वाहकों के बारे में पढ़ा है। अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना का मतलब, सबसे पहले तो निषेचन क्या है। देखो, निषेचन का मतलब होता है कि जो परागकण है वो आपके स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर जाने के बाद जो नर युग्मक है और मादा युग्मक वो आपस में मिल जाए। निषेचन को हम सीधे तौर पर क्या कह सकते हैं, युग्मकों का संलयन। युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, इस निषेचन की प्रक्रिया संपन्न कैसे होगी। तो इससे पहले क्या होता है, ये मान लीजिए आपके क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक है, इस पे ये परागकण आके गिर गए। ठीक है, ये क्या है, परागकण है। अब इन परागकण जैसे ही वर्तिकाग्र पर आते हैं ना तो ये विकसित होने लगते हैं, इनमें एक पराग नलिका विकसित होती है। तो ये जो लंबी सी ट्यूब आपको नजर आ रही है ना जाती हुई रेड कलर की, ये क्या है, पराग नली है। इन परागकणों से ही विकसित होती है। अब इस पराग नली के अंदर बच्चे क्या होता है, दो नर युग्मक होते हैं। क्या, इस तरीके से दो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, ये नर युग्मक इस वर्तिकाग्र से होते हुए पराग नली प्रवेश करती है, किसमें, इस बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, ये मान लीजिए क्या है, आप बीजांड है। ठीक है, इस बीजांड में ना कितनी कोशिकाएं होती है, 7 कोशिका होती है। 3 तो ये एंटीपोडल सेल्स होती है। ठीक है, 3 ये अंड उपकरण होता है जिसमें एक अंड कोशिका है ये वाली और दूसरी है, 2 है सहायक कोशिका। बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय कोशिका या फिर ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, अब क्या होगा, पराग नली जो है विकसित होकर कहां प्रवेश करेगी, इस अंड कोशिका में प्रवेश करने के लिए आएगी, बीजांड से होते हुए अंदर आएगी। इस पराग नली के अंदर क्या है, 2 नर युग्मक है। अब आप कहोगे नर युग्मक तो एक ही चाहिए क्योंकि एक ही अंड कोशिका है। तो देखो, ये एक क्या है, अंड कोशिका, ये दोनों क्या है आपकी सहायक कोशिका, ये 3 क्या है, प्रतिध्रुवीय कोशिका यानी कि एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, और बीच वाली एक जो कोशिका होती है उसके पास 2 केंद्रक होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये पराग नली आती है ना तो एक नर युग्मक जो है वो इस अंड कोशिका को निषेचित करेगा। ठीक है, एक नर युग्मक अंड कोशिका को निषेचित करेगा तो युग्मनज बनेगा। ठीक है, एक युग्मनज बन गया। ठीक है जी, लेकिन दूसरे नर युग्मक का क्या, दूसरा नर युग्मक जो है वो इस ध्रुवीय कोशिका को निषेचित करेगा। तो 2 निषेचन हो रहे हैं, एक तो अंड कोशिका का, एक ध्रुवीय कोशिका का। तो
तो इस प्रक्रिया को हम बच्चे क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। क्लियर? तो जब ये अंडकोशिका आपकी निषेचित हो जाती है, युग्मनज बनता है, ये विकसित होता है, तो इससे बीज बन जाता है। क्या बन जाएगा? भ्रूण विकसित होगा और एक बीज यहां पर आपका बन जाता है। क्लियर? और ये जो आपकी बीच वाली कोशिका निषेचित हुई, तो इसमें 3 केंद्रक मिल रहे हैं, एक तो नर युग्मक का, 2 इसी कोशिका का। तो यहां पर ये जो आपके होगा, इसको हम क्या कहते हैं? 3 केंद्रकों का संलयन होता है, तो इसको हम कहते हैं त्रिसंलयन। क्या कहते हैं बच्चे? त्रिसंलयन कहते हैं। ये भ्रूण पोष का निर्माण करेगा, जो कि इस भ्रूण को पोषण प्रदान करता रहेगा जब तक ये विकसित हो रहा है तब तक। क्लियर? यहां पर सभी को। तो ये क्या है आपकी? निषेचन, निषेचन पूर्व और निषेचन पश्चात घटनाएं हैं। क्लियर? परागनलिका विकसित होगी कब? निषेचन से पूर्व। निषेचन में क्या होगा? नर युग्मक फर्टिलाइज करेगा अंडकोशिका को। निषेचन पश्चात क्या होगा? ये जो है बीज में विकसित होगा। क्लियर? तो जो अंडाशय होगा उससे तो फल बन जाएगा, और जो बीजांड है उससे बीज बन जाएगा। देखिए एक बार यहां पर, नर युग्मक के अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए परागकण से क्या होती है? परागनलिका विकसित। तो ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, क्या है? परागनलिका। इस परागनलिका के पास क्या है? नर युग्मक। परागनलिका का वर्तिका से होते हुए बीजांड में गमन। ये बीजांड में प्रवेश करी और यहां पर ये जो अंड कोशिका है ना, इसको जाके निषेचित कर देगा एक नर युग्मक। दूसरा नर युग्मक जो बीच वाली ये कोशिका है ना, जिसके पास 2 केंद्रक है, उसको निषेचित करेगा। ठीक है, देखिए एक बार, निषेचन की घटना में क्या होगा? नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन, यानी कि नर युग्मक ने निषेचित कर दिया इस अंड कोशिका को। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होगा, जिससे नए पौधे विकसित होने की क्षमता होगी, जिसमें नया पौधा विकसित होने की क्षमता होगी, यानी कि बीज बन जाएगा एक। ठीक है? और निषेचन पश्चात घटना में क्या होगा? युग्मनज में काफी सारे विभाजन होंगे, जिससे बीजांड में भ्रूण विकसित होगा और यह बीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपके क्या हुए यहाँ पर? बीजांड से बना बीज, अंडाशय से बना फल। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पर, ये संरचना आपको नजर आ रही है किसकी? टमाटर की। टमाटर का फूल है और उसी की संरचना से कैसे यहाँ पर एक टमाटर बना, कैसे ये फल बना, इसको देखिए। जो आप ये पूरा खाते हो ना टमाटर अंदर से, वो क्या है? आपका अंडाशय है। ठीक है, इससे पूरा फल बन गया। उसमें जो छोटे छोटे बीज है, वो इस बीजांड से क्या हुए हैं? विकसित हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बीजांड से तो क्या बनेगा? बीज, और अंडाशय से बनेगा क्या? फल। क्लियर सभी को? आई बात समझ में? यहां पर देखिए, अंडाशय से बनेगा फल, बीजांड से बनेगा बीज, और बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका व वर्तिकाग्र जो है वो झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। मुख्य रूप से बस 2 चीज क्या काम आ गई यहाँ पर? अंडाशय से फल बन गया और बीजांड से बीज बन गया। क्लियर सभी को? यहाँ पर ये सारी प्रोसेस समझ में आई सभी को? अब यहाँ पर जो भ्रूण बना है, वो जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, ऐसा तापमान मिलता है, पानी मिलता है, वही पोषक तत्व मिलते हैं, तो वो विकसित हो जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। तो देखो, बीज में क्या है? भ्रूण उपस्थित है। उपयुक्त परिस्थितियों में भ्रूण जो है वो एक नए पौधे के अंदर विकसित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। क्लियर सभी को? आई बात समझ में यहाँ पर? तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या बात की है? सबसे पहला हमने देखा है कि ये जो लैंगिक जनन है, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विभिन्नताएं लाना जरूरी है। विभिन्नताएं आएंगी तो ही विकास होगा, इसीलिए लैंगिक जनन जरूरी है। दूसरा हमने देखा पादपों के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पादपों के अंदर जो लैंगिक संरचना है वो क्या है? पुष्प है। पुष्प में क्या उपस्थित है? नर जनन अंग, पुंकेसर। बोलो मेरे साथ। और स्त्री जनन अंग क्या है? यहाँ पर स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग है? 3। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर उपस्थित क्या है? बीजांड। बीजांड के अंदर है आपकी अंडकोशिका। ठीक है। पुंकेसर के 2 भाग है,
परागकोश जिसमें परागकण मौजूद है और दूसरा तंतु। परागकण कहां पर जाएंगे? स्त्री केसर तक। तो इस प्रकार से जो पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक लिंगी, उभयलिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या है? अगर एक ही चीज उपस्थित है तो स्त्री केसर या पुंकेसर, तो एक लिंगी। दोनों उपस्थित है तो उभयलिंगी। इसके बाद ये होता है परागण की प्रक्रिया जिसमें परागकण कहां जाएंगे? वर्तिकाग्र तक। तो दो प्रकार का है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं। परपरागण में क्या होता है? एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं, वो होता है परपरागण। ठीक है, अब क्या होगा? निषेचन पूर्व घटना। परागकण से परागनली विकसित होगी जिसमें नर युग्मक उपस्थित है। ये परागनली बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, अंड कोशिका को निषेचित करेगी, युग्मनज बनाएगी। युग्मनज जो है विकसित होगा, भ्रूण बनाएगा। तो ऐसे बीजांड से तो क्या बन गया? बीज। और जो अंडाशय है उससे फल का निर्माण हो जाता है। अब इस बीज के अंदर क्या है? भ्रूण है। उपयुक्त परिस्थितियां मिलते ही ये अंकुरित हो जाता है। क्लियर सभी को? तो ये था पूरा क्या? पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन। ठीक है, अब जितना भी आपको समझ में आया एक बार उसका असेसमेंट कर ले, एक बार मूल्यांकन कर ले, आपको कितना समझ में आया और कितने आंसर आप लगा सकते हो। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो देखो ये परागकोश की संरचना है, ये तंतु है, ये द्विपाली संरचना इसमें मौजूद है परागकण जो कि नर युग्मक है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन द, परागकण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या परागकण। तो देखो स्त्री केसर का भाग, ये स्त्री केसर वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय, तो तीनों ही भाग है। तो कौन नहीं है? परागकण नहीं है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जनन अंग उपस्थित हो तो वह पुष्प उभयलिंगी कहलाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? तो देखो पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में एक है तो वो एक लिंगी होगा, जैसे कि तरबूज। दोनों है तो उभयलिंगी है, यानी कि गुड़हल। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? असत्य, ऑप्शन ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो देखो एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो यानी कि स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। क्लियर सभी को? यहाँ पर ये क्वेश्चन आए कि नहीं आए समझ में? सारी चीजें हुई कि नहीं हुई? ठीक है, चलिए अब आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो देखो परागण की प्रक्रिया में तो क्या होता है, जो परागकण है वो स्त्री केसर तक जाते हैं, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया में तो जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक से जाके संलयित हो जाते हैं और युग्मनज बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से भिन्न है। देखिए एक बार, परागण से परागकणों का वर्तिकाग्र तक जाना ही परागण कहलाता है। इसमें कोशिकाएं संलगित नहीं होती, यानी कि आपस में मिलती नहीं है, सिर्फ जा रही हैं। ठीक है, पूर्ण करने के लिए किसी न किसी वाहक की जरूरत है, जैसे कि हवा है, जो है पानी है, कोई जीव है। लेकिन निषेचन में ऐसा नहीं है। निषेचन में दोनों आपस में मिल जाते हैं। नर व मादा युग्मकों का संयोजन निषेचन कहलाता है। इसमें नर व मादा कोशिकाएं संलगित होती हैं। क्लियर सभी को? तो आज की इस क्लास में हमने बात की है किसकी? लैंगिक जनन की आवश्यकता, और दूसरा पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन की। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानवों के अंदर लैंगिक जनन। तो मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।